हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, ये जो है जीके जीएस की क्लास है, जो आपका पेपर जो है 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था, 6 अक्टूबर 2022 शिफ्ट वन में जो जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, वहां पे जो है उनको कंप्लीट एनालिसिस करवाया गया है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको जो है नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है पीडीएफ नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, जो भी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, जीके जीएस की जो भी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके जो है पीडीएफ नोट्स आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। ठीक है, क्लास नोट्स और आपको जो है क्विज़ेस भी प्रोवाइड करा दी गई हैं, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगी। ठीक है, आप उनको जो है वहाँ जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जो है पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा, ठीक है, ज्ञात करने के लिए होगा यहाँ पे। ठीक है, ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यम और तर्जनी उंगलियां क्रम से डैश और डैश। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके बारे में बात कर रहे हैं हम। फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपना अगर लेफ्ट हैंड इस तरीके से उंगलियां करोगे, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये थंब है, ये क्या है, ये थंब है। ठीक है, ये क्या है आपके यहाँ पे, ये सेंटर फिंगर है आपकी। तो ये क्या है, ये सेंटर फिंगर है। ये कौन सी है, ये सेंटर फिंगर है। और ये कौन सी है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। जो फर्स्ट होती है उसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। ये कौन सी है, ये इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये थंब जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, थ्रस्ट और मोशन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, थ्रस्ट और मोशन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। और ये इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करती है ये, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटर फिंगर की बात की जाए, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसने क्या पूछा है, कि इसने पूछा है कौन सी फिंगर के बारे में पूछा। एक तो सेंटर फिंगर है, तो सेंटर फिंगर कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर फिंगर ये वाली है आपकी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका मतलब है एक तो रहेगा करंट। ठीक है, फर्स्ट फ्लप में करंट रहेगा, तो सेकंड में क्या रहेगा, और सेकंड के लिए पूछा उसने इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर कहाँ पे है, ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में क्या बताया गया, और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थंब रिप्रेजेंट करता है थ्रस्ट ऑफ और मोशन, और इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड, और सेंटर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। निम्न में से जो है कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है, कब, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसाइंथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन। तो फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन क्या होगी, फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन क्या होती है, 6CO2, ठीक है, प्लस में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, सनलाइट, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, C6H12O6, ये क्या है, ये शुगर है। ठीक है, प्लस में 6O2 यानी ऑक्सीजन। ये क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी जो है फोटोसाइंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें जो है पहला पॉइंट दिया है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जल के अणुओं का विभाजन। इसमें पूछा कि कौन सा नहीं होता है। ठीक है, नहीं वाला हमें निकालना है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे स्प्लिट हो गया किसमें, O2 में, और शुगर में, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये बिल्कुल राइट है, पहला पॉइंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये हो रहा आपका। ठीक है, लाइट एनर्जी के साथ में है, ये भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला उसने रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। देखो रिडक्शन हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, O2, कार्बन हट गया, क्या बच गया, सिर्फ O2 बच गया। ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन ही हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब उसने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑक्सीजन का अवशोषण तो नहीं हो रहा भाई, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन तो हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जॉर्प्शन कहीं दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन का अवशोषण होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि H2O ऑक्सीजन के साथ में है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ में आ गया, शुगर के साथ में ऑक्सीजन आ गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो है रिडक्शन हुआ, तो क्या बना, सिर्फ ऑक्सीजन हुआ, कार्बन इससे ऑक्सीजन से अलग हो गया, CO2 में से कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनकरेक्ट। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं, यानी एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज ओनली डैश इनिशियट्स इन हिज या हर माउथ। तो कितने होते हैं प्यारे बच्चे, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल जो है 8 कृतंक होते हैं। कितने होते हैं? 8 कृतंक होते हैं। कितने कृतंक होते हैं? 8 कृतंक होते हैं। ठीक है, ये दांत जो है भोजन को काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं और प्रत्येक जबड़े के सामने जो है क्या होता है, केंद्र रेखा के दोनों ओर दो दो होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने कृतंक होते हैं, कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य के मुख के केवल 8 कृतंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, यानी विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन दैट टर्न्स विद द दैट बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड की तरह जो है वो बस आवाज करता है। ठीक है, ये आपको बोला है। अब एक बात बताओ, ब्राइन किसे कहा जाता है? ब्राइन सोडियम क्लोराइड को, देखो ध्यान से करना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, अरे सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं हम? कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, विद्युत अपघटन। अब सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? ब्राइन कहा जाता है। अब इस सोडियम क्लोराइड को उसने क्या बोला है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अगर इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो, इलेक्ट्रोलाइसिस इसका किया जाए सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि क्लोर एल्काली प्रोसेस होती है, कौन सी होती है? क्लोर एल्काली प्रोसेस, क्लोर क्लोर एल्काली प्रोसेस। उसमें क्या होता है? देखो, क्लोर एल्काली प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है, ज्यादा बड़ा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल होते हैं, ये दो लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला जो है इसको कहेंगे हम एनोड। इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा एनोड, एनोड। ठीक है, इसको कहेंगे एनोड, क्यों? क्योंकि ये जो है एनोड है, और एनोड क्या पाया जाएगा? ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव है। ये क्या है? ये है कैथोड। ये क्या रहेगा? कैथोड रहेगा, साइन नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड और कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें जो क्या भरा हुआ है, ये इसमें जो है क्या भरा हुआ है, ये इसमें ब्राइन भरा हुआ है, यानी क्या बोलते हैं उसको हम? सोडियम क्लोराइड जो है इसमें भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है इसमें? ब्राइन, जिसको क्या कहते हैं हम? सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब इसी के अंदर जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पास कराई जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे आप, और इस तरीके से जो है इसमें, इस तरीके से और थोड़ा बढ़ाया जाएगा इसको, इसमें यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और एक इस तरीके से। चलिए इतना कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर रहा? तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? Cl2। ठीक है, और इसमें से जो है H2। कौन सी है? H2। तो इसमें से जो है, अगर यहाँ पे जब ये अभिक्रिया होगी तो इसमें से क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH होगा। अब देखो, जब इसमें क्या किया गया, उसने बोला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, यानी जब कौन सा है ये? ब्राइन है, यानी कौन सा, किसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को जो है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो है क्या किया गया, इसमें जैसे कैसे कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब पास की गई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ, तो इसने क्या किया, ये जो है बेटे डिकम्पोजेज हुआ फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है? ये। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्लोरैल्काली प्रोसेस कहेंगे। और इसमें देखो दो गैसेस निकल रही हैं। दो गैसेस कौन कौन सी निकली? एक तो प्यारे बच्चे Cl2 निकली है, और एक जो है H2 निकली है। इनमें से कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के थ्रू की तरह आवाज की करती है? तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन यानी H2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन कहा गया, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है, तो क्या हुआ, ये डिकम्पोजेज हुआ किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, डिकम्पोज टू फॉर्म क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाया। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पहले बच्चे? क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलती है, लेकिन कौन सी गैस जो पॉप साउंड की आवाज से निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है, जब इसको आप बर्न करोगे तो पॉप साउंड की आवाज की तरह निकलेगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? फ्रॉग हैव पेयर टू लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स बट दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर। देखो,
क्या बोला इसने कि जो है मनुष्य, वो जो है मेंढक जो है वो मनुष्य की तरह है, लंग्स मनुष्य की तरह उसमें पेयर होते हैं लंग्स के, किसमें, फ्रॉग में, लेकिन वो फिर भी जो है किसके द्वारा जो है श्वसन क्रिया करता है, तो वो जो है स्लिपरी और मोइस्ट स्किन के द्वारा जो है प्रक्रिया करता है, ठीक है, आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। श्वसन किसके द्वारा करता है मेंढक, मेंढक जो है किसके द्वारा करता है, एक तो स्किन, मोइस्ट स्किन यानी श्लेष्मीय त्वचा और आर्द्र के साथ, ठीक है। फ्रॉग जो है अपना ब्रीथिंग सांस लेता है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये फ्रॉग जो है मेरे प्यारे बच्चे, फ्रॉग की बात हो रही है ना, फ्रॉग बिलोंग्स टू किस एम क्लास से बिलोंग्स करता है, ये एम्फीबियंस, किससे, एम्फीबिया से जो है बिलोंग करता है। और इसके जो है कितने, क्या वो होता है ये, थ्री चैम्बर हार्ट, हार्ट जो है इसका कितना होता है, थ्री चैम्बर, थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें क्या होता है, टू तो जो है इसमें क्या होती हैं, ऑरिकल्स, टू क्या होती है इसमें, ऑरिकल्स, और एक क्या होती है, वेंट्रिकल, और एक होती है वेंट्रिकल, ठीक है। तो फ्रॉग जो है किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबिया से, और हार्ट इसमें थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और ये किससे सांस लेते हैं, ये आद्र और श्लेष्मीय त्वचा से श्वसन करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा है निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है आपको सासेर कांगड़ी, कहाँ पे है, लद्दाख में है, बिल्कुल सही है, ये राइट है, ठीक है। सासेर कांगड़ी कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। केटू माउंटेन कहाँ पे बताया इसने, केटू माउंटेन को बताया इसने हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नहीं, ये पर्वतमाला कहाँ पे है, काराकोरम में है, कहाँ पे है प्यारे बच्चे, काराकोरम, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बीस का राइट आंसर होगा। यही पता चल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। केटू माउंटेन जो है कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये राइट आंसर है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कामेट पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। मैं भी कुछ पर्वतों के नाम लिखवा देता हूँ आपको, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कामेट, कामेट पर्वत, कामेट पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और साल्टोरो, साल्टोरो कांगरी, साल्टोरो कांगरी कहाँ पे है, ये जो आपका लद्दाख में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और त्रिशूली, त्रिशूली उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखें। माना पीक भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, माना पीक कहाँ पे है, माना पीक रेंज उत्तराखंड में है, ये भी कहाँ पे है प्यारे बच्चे, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। जोंगसोंग चोटी कहाँ पे है, जोंग सोंग चोटी, ये कहाँ पे है, ये जो आपकी सिक्किम में है, कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। मोरनी हिल्स कहाँ पे है, हरियाणा में है, मोरनी हिल्स कहाँ पे है, हरियाणा में, ठीक है। स्पीति कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति की बात करूं तो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और चेरापूंजी हिल्स कहाँ पे, वो मेघालय में है, चेरापूंजी हिल्स मेघालय में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मेघालय हो गया, गिरनार पहाड़ी गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी फेमस है, याद रखना कहाँ पे है, वो गुजरात में है, ठीक है। अनामुड़ी पहाड़ी कहाँ पे है, अनामुड़ी कहाँ पे है, ये जो है आपका केरल में है, ठीक है। शिलांग पीक कहाँ पे है, मेघालय में है, किसकी बात की मैंने, शिलांग पीक, ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। केटू जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने कहा है अब 12V यानी 12 वोल्टेज की कोई बैटरी है, कनेक्टेड किया गया अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी जो है एक टर्मिनल से अज्ञात प्रतिरोध से जो उसको क्या किया गया, संयोजित किया गया। इफ अ करंट 2 मेगा एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, क्या पूछा, रेसिस्टेंस की जो है इसने प्यारे बच्चे वैल्यू पूछी, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चे, वी से डिनोट करते हैं। और क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, करंट को आई से डिनोट किया जाता है, और आई जो करंट कितना दिया है आपको, 2 मेगा एम्पेयर दिया गया है, लेकिन करंट किसमें होता है, एम्पेयर में होता है। अगर इसको एम्पेयर में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.002 एम्पेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई, कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू इसमें पूछी है, और रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, हम आर से, रेसिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओम्स लॉ की बात कर रहा हूं। ओम्स लॉ क्या होता है बेटे, V इज इक्वल्स टू में आई आर, ठीक है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज करंट और आर इज रेसिस्टेंस।
तो v इक्वल्स टू आई आ रहा है। मुझे इसमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, v अपॉन आई। ये मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि r को मैंने यही छोड़ दिया, i इसके डिवाइड में आ गया। तो अब r की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो r इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, v की वैल्यू कितनी दिया, 12 वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। और i कितना एम्पेयर है, 0.002। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 2 3 जीरो आएंगी। अब जब इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 6 2 6 12 और 1 2 3, और इसकी रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, ये वाला साइन होता है ना, इस तरीके का, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो 6000 ओम, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हुआ, फॉर्मूले याद कर लेना, नहीं तो बिना फॉर्मूले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामनवमी एक हिंदू, क्या है रामनवमी एक, रामनवमी एक हिंदू, ठीक है, वंश तो संतोत्सव है। तो इसमें कौन सा उत्सव है, वंश तो उत्सव है, जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है, ये जो है आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है रामनवमी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्या रहेगा, अप्रैल। अप्रैल जो है रामनवमी अप्रैल में मनाई जाती है, ठीक है। और किस भगवान के लिए, भगवान राम, ये याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डैश रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसने पूछा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार निम्न में से कौन जो है धारा की दशा को निरूपित करता है। तो प्यारे बच्चे किसके बारे में पूछा है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चे राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इस तरीके से अगर कोई वायर है और उसमें जो है करंट आप अगर दौड़ाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से जो है इसमें कोई करंट आप दौड़ाओगे, किस तरीके से, इस तरीके से, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप अपना जो है राइट हैंड है ना आपका, तो राइट हैंड आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो थंब होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थंब मान लिया मैंने थंब है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर अपना अंगूठा आप रखिए राइट हैंड, और जो आपकी 4 फिंगर्स हैं, वो जो है आपकी 4 फिंगर्स हैं वो किस तरीके से इसमें आ रही हैं, ठीक है। ये आपका एक अंगूठा इस तरीके से आ रहा होगा, और इसमें जो है आपकी कुछ उंगलियां इस तरीके से जो आ रही हैं, ठीक है, इस तरीके से आ रही हैं। तो ये जो उंगलियां हैं आपकी, ये फिंगर्स आपकी क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं आपकी, जैसे इमेजिन करो आपका कोई हाथ है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, अंगूठे को आपने नीचे की तरफ किया, तो ये जो थंब है, ठीक है, ये जो थंब है आपका, तो फिंगर क्या कर रही है, स्वैप अराउंड द कंडक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर बच्चे करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या है, ये थंब है, ये आपका क्या है, थंब है, THUMB थंब है, और थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसमें जो है क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर रहेगा कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स, ठीक है, एंड ऑल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अगर आप राइट हैंड थंब नीचे करोगे अंगूठे को, और जो भी आपकी जो उंगलियां जो फोल्ड होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था ताकि तीव्र उद्योगीकरण, आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चे वो जो है कौन सी थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है ये सब किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था सेकंड में, तो बुनियादी और भारी उद्योगों की जो है स्थापना पर जोर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है तीव्र गति से जो है औद्योगिकरण हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो कुछ इंपोर्टेंट जान लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी प्यारे बच्चे, 1991 से 1951 से 1956, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। किसके नेतृत्व में थी, जवाहरलाल नेहरू, नेतृत्व किसका था प्यारे बच्चे, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोडोमर, हेरोडोमर मॉडल पर, ठीक है, हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसका मुख्य ध्यान क्या था, कृषि का विकास, कृषि का विकास था, ठीक है। क्या लक्ष्य लिया था इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना में, 2.1, लेकिन अपॉर्चुनिटी यानी वृद्धि इन्होंने कितनी की, 3.6 की, ठीक है। मैं सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करूं, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 में थी, किस पर आधारित थी, पीसी महालानोबिस पर, किस पर, पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस पर आधारित थी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, पीसी महालानोबिस पर आधारित थी, ठीक है। औद्योगिक विकास इसका मुख्य वो था। अगर मैं तीसरी की बात करता हूँ, थर्ड की, तो ये जो 1961 से 1966 में हुई थी, ठीक है। किस पर आधारित थी, गडगिल योजना, किस पर आधारित थी, गडगिल गडगिल योजना,
ठीक है, गडकरी योजना पर आधारित थी। लक्ष्य क्या था इसका? कृषि और उत्पादन में सुधार। क्या था? कृषि और उत्पादन में सुधार, ये इसका क्या था? लक्ष्य था। ठीक है, पांचवें पंचवर्षीय योजना में जो है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? फिफ्थ की बात कर रहे हैं। फिफ्थ जो है 1974 से 1978। ठीक है, इसमें क्या नारा लगाया गया था? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। ठीक है, इसमें जो है रोजगार, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी ध्यान। इसका जो आधारित जो ध्यान किस पर केंद्रित था? रोजगार पर और कृषि उत्पादन पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? इसने बोला है द आइडियल वेस्ट डिस्पोजिंग मेथड ऑफ द कॉज ऑफ इस मेटल इज नोन एज, मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं उसको? रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर होगा, पुनर्चक्रण। क्योंकि इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, जो अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करते हैं, उन्हें छांटने में और उन्हें नए उपयोग उत्पादनों में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? पुनर्चक्रण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? क्या रहेगा यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, sorting them and trans transforming them into new usable products। ठीक है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने, उन्हें छांटने और उन्हें नए उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को ही पुनर्चक्रण कहते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों क्या लिखेंगे? अपशिष्ट पदार्थों। क्योंकि क्या होता है ना, ये आपको डेफिनेशन दे देते हैं और फिर उसमें जो है आपको पूछेंगे कि इसको हम, इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है? अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने, उन्हें छांटने, उन्हें छांटने उन्हें नए उन्हें नए उपयोगी उत्पादों में, उपयोगी नए उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया, उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? पुनर्चक्रण कहते हैं या रिसाइकलिंग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं के मामले में भी जो है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी रहेगी? पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो इनमें से जो है प्यारे बच्चे नीरज चोपड़ा को भी जो है, वैसे कई लोगों को भी दिया गया था, तो 2021 में जो ऑप्शन के हिसाब से नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए कि नीरज चोपड़ा को जो 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 2024 में जो है मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया गया था? श्री गणेश डी को, श्री गणेश नहीं था, वो कुछ और था, गुकेश करके था, गुकेश डी। ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये जो है शतरंज खेल से संबंधित है। किससे खेल से संबंधित है खिलाड़ी? शतरंज खेल से संबंधित है। ठीक है, और हरमनप्रीत सिंह को भी दिया गया है, किसको? श्री हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, 2024 में जो श्री हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, ये किससे रिलेटेड है? ये खिलाड़ी हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रवीण कुमार को भी दिया गया है, किसको? श्री प्रवीण कुमार को भी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया 2024 में। और ये जो पैरा एथलेटिक्स से, किससे हैं ये जो है पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स से हैं। और मनु भास्कर को भी दिया गया है, सुश्री मनु भास्कर, मनु भाकर है पता नहीं, हाँ मनु भाकर ही है। और ये किससे रिलेटेड है? ये निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाजी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनको जो है, चारों को जो है क्या दिया गया है इसमें 2024 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये याद रखें। ठीक है, और 2021 में जो ऑप्शन के हिसाब से किसको दिया गया था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसने कहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर आ स्पेसिफिक क्लास ऑफ डैश, यानी अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की क्या है, ये पूछा गया। ठीक है, कौन सा रिएक्शन है इसमें? ये पूछा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स या डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसने कहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पूछा। मैं एक बात बताऊं, मैं अगर ये लिखूं कि जब सोडियम सल्फेट को, किसको? Na2SO4, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड के साथ यानी BaCl2, ये भी एक्वस है, इसके साथ जब मैंने अभिक्रिया कराई तो मुझे क्या मिला प्यारे बच्चे? BaSO4 बेरियम सल्फाइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये सॉलिड मिलेगा। ठीक है, प्लस में 2NaCl बैलेंस भी हो गया। तो ये क्या रहेगा? ये एक्वस रहेगा। यानी ये क्या है? ये ये आपका सोडियम सल्फेट,
क्या है, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम क्लोराइड है। जब इन दोनों की अपक्रिया कराई तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड, क्या बन गया, ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो इसमें देखो व्हाइट सब्सटेंस विच इज, मान लो जैसे कि इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सा है इनमें, इसमें जो आप देख रहे हो बेरियम सल्फेट, ये क्या है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट ये क्या बना, एक व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, अब स्टेप वन बन गया है, तो ये क्या है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या ये सॉल्युबल नहीं है, ये क्या है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में क्या है, ये घुलनशील नहीं है, अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलेगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम, यही क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट है, तो इसी अवक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है जो पानी में अघुलनशील है, कौन, बेरियम क्लोराइड, तो इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को हम जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। और ये रिएक्शन कौन सा है, आप देख रहे हो Na2SO4 को जब BaCl2 के साथ अपक्रिया कराई तो Na2 ने किसके साथ जो है क्रिया की, क्लोरीन के साथ, और BnaSO4 के साथ, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, जब सोडियम, मैं एक एग्जांपल है कि सोडियम सल्फेट सल्फेट को जो है मैंने जब बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई तो आप मेरे जो है क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट मिल गया। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराई, बेरियम सल्फेट मिला और सोडियम क्लोराइड मिला। यहाँ पे जो है ये बेरियम सल्फेट जो है ये वाला, कौन, ये जो है बेरियम सल्फेट, ये क्या है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो है पानी में घुलता नहीं है, बेरियम सल्फेट ये जो है मोटे कणों में नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये क्या कहेगा, रहेगा, यही आपका जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एनी रिएक्शन दैट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ precipitate can be called precipitation reaction। ठीक है, तो इसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही इसमें क्या है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, कस्तूरी मृग जो है का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ पे है, तो प्यारे बच्चे कस्तूरी हिरन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च, ठीक है, अल्पाइन परिवेश में पाया जाता है। ठीक है, हाई एल्पाइन एनवायरनमेंट एबव द एल्टीट्यूड ऑफ 25,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन था, सिर्फ इतना याद रखना है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक जो निवास स्थल है वो क्या है, वो जो है इसका 25,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उसने कहा जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं, जो जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है कि धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति को मुक्ति का मार्ग बताता है, बिल्कुल राइट है। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो रक्षक हो धर्म का और आध्यात्मिक शिक्षक हो जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसी को जो है क्या बोलते हैं हम, तीर्थकर कहा जाता है। किसमें, जैन में, जैन कास्ट है, ठीक है, उस धर्म में जो है जैन में तीर्थकर उन्हीं व्यक्तियों को कहा जाता है जो धर्म के रक्षक होते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं और जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए अब इसमें एक चीज दी गई है कि वह व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी अगर मैं देखूं, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है क्या, तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, तो उसको क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चे, उसको कहते हैं आस्तिक। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आस्तिक, आस्तिक। ठीक है, अ पर्सन हु नेवर बिलीव अ गॉड, वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको कहते हैं नास्तिक। उसको क्या कहते हैं हम, नास्तिक। ठीक है, तीर्थ यात्राओं का एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं, तीर्थयात्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक प्रकाश किरण पुंज एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी स्थित एक बिंदु से अपसारित होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, अपसारित होता प्रतीत होता है जैसे कि क्षमता कितनी है, तो उसकी जो है क्षमता कितनी है ये पूछा है। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ कॉन्केव लेंस, देखो सबसे पहले बात ये रहेगी मेरे प्यारे बच्चे, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है आपकी कॉन्केव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्या पॉजिटिव रहेगा कॉन्केव लेंस में और क्या नेगेटिव रहेगा। इसमें जो मेरे प्यारे बच्चे मैग्निफिकेशन, एक तो क्या रहेगा मैग्निफिकेशन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, एक तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम एच और से भी और एच डैश से भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लो, एच ओ से डिनोट कर लो। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव
कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, तो कॉनकेव लेंस में मैचो क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये क्या रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और जो भी कुछ आएगा इसमें डिस्टेंस और आपका जो है पावर, ये सब किसमें रहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका ऑल इज नेगेटिव। ये बात याद रखिए, छोटी सी चीज है, अगर ये साइन आपको नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है मेरे प्यारे बच्चे, क्या दिया है कि एक प्रकाश किरण पुंज 25 सेंटीमीटर की दूरी, देखो कॉनकेव लेंस की बात हो रही है, ये भी ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि बीम ऑफ पासिंग थ्रू कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर। ये क्या दिया गया उसमें, उसने कहा है एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित अपसारित प्रतीत होता है। यानी ये क्या है, ये वी दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, ये क्या है आपका, इसमें बोला कि लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो एफ दिया गया है ये आपको क्या दिया गया, फोकल लेंथ दी है आपकी माइनस का 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ किसमें होती है मेरे प्यारे बच्चे, फोकल लेंथ जो आपकी मीटर में होगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ये दी गई है, और उसने पूछा क्या, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ, बताया था आपको। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, 1 बटे, ये कितना दिया है, माइनस का है 0.25। अगर यहाँ से जो हम पॉइंट को हटाएंगे प्यारे बच्चे, तो ऊपर जो है 2 जीरो लगेंगे, जब इसको काटेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 डायोप्टर। ठीक है, तो इसमें यही कहा था आपको कि एक जो है, एक अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कौन, एक प्रकाश किरण की पुंजी से। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसमें कितनी दी गई है आपको, 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ किसमें होती है प्यारे बच्चे, मीटर में होती है, ये बात याद रखना। मीटर में चेंज किया तो 0.25 मीटर, और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/r, फोकल लेंथ निकल के कितनी आ गई, माइनस का 4 डायोप्टर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्लियर है। अगर यहीं पे कॉनकेव लेंस की बात होती, किसकी बात होती, नहीं सॉरी कॉन्वेक्स की, अब बात किसकी होती है, अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस की बात होती तो प्यारे बच्चे इसमें मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होते, और पोर्शन जो है इसमें पॉजिटिव होते। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात अगर होती, किसकी बात होती, कॉनकेव मिरर की बात होती, तो कॉनकेव मिरर में जो मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता, और बाकी कंडीशन सब नेगेटिव होती। वहीं अगर बात होती इसमें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की बात होती, तो सिर्फ यू जो है इसमें नेगेटिव होता, और सारी चीजें जो है आपकी पॉजिटिव होती। ठीक है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर, ये भी आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक डैश कौन सा तत्व के गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ ऑफ एवरी डैश एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी तो मेरे प्यारे बच्चे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव के अनुसार अगर मैं देखा जाए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सारे गामा पादानी, ठीक है, डो रे मी फासो लाटी ऐसे करके था। देखो यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिया था प्यारे बच्चे, एलिमेंट्स लिए गए थे इसमें। ठीक है, इसमें क्या था, इन्होंने हाइड्रोजन लिया, नेक्स्ट में सोडियम लिथियम सॉरी, ठीक है, फिर बीई बी सी एन ओ। ठीक है, देखो फर्स्ट, ये क्या था, फर्स्ट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये सेवन। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें जो है अब 7 एलिमेंट्स के बाद में जब इन्होंने 8वां एलिमेंट लिया ना, तो उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले वाले एलिमेंट से मिल रही थी। ठीक है, ओ के बाद इन्होंने कौन सा लिया था, यानी एफ, फ्लोरीन। ठीक है, अब एफ की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की जो है सेम मैच हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, फ्लोरीन को भी यहाँ पे रखा गया। ठीक है, फ्लोरीन को भी क्या किया इन्होंने, इन्होंने पहले वाले खंड में रखा। क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो है, इसमें हाइड्रोजन के साथ जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है मेरे प्यारे बच्चे मैच हो रही थी। क्या हो रही थी, मैच हो रही थी फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। तो इन्होंने जो क्या देखा कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट जब ये लेते हैं अपनी सारणी में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है 8वें एलिमेंट की वो पहले एलिमेंट से जो मैच हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने सोडियम लिया, फिर मैग्नीशियम ले लिया, फिर एल्युमिनियम ले लिया, फिर सिलिकॉन ले लिया, फिर फास्फोरस ले लिया, फिर सल्फर ले लिया। लेकिन सल्फर के बाद जब क्लोरीन की बारी आई मेरे प्यारे बच्चे, तो क्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जो क्लोरीन के जो गुणधर्म थे, वो किससे मिल रहे थे, वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन से मिल रहे थे। तो इसमें क्या रहा कि 8वां एलिमेंट फिर इसमें अकॉर्डिंग टू कौन सा रहा, क्लोरीन। तो फिर क्लोरीन को उन्हें कहाँ रखना पड़ा, फर्स्ट, उसमें फर्स्ट इंडेक्स में रखना पड़ा उन्हें, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन इनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सोडियम लिथियम। ठीक है, अब फिर क्या लिया इन्होंने, पोटासियम के ले लिया, सी कैल्शियम हो गया। ठीक है, फिर क्या लिया प्यारे बच्चे, सी आर, फिर क्या आएगा, टी आई। ठीक है, फिर एम एन, एम एन और एफ ई। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से इन्होंने जो है
क्या किया यहाँ पे कि पहले एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी जो 8वें एलिमेंट से मैच हो रही, तो इन्होंने क्या किया उसको जो है फिर से इसमें फर्स्ट में लगा दिया एफ को। तो अब इसमें एक चीज उन्होंने देखी, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा, ये वाला LINAK, ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटासियम की बात करें, तो इसमें एक चीज और थी। तो यहाँ पे आंसर मुझे क्या पता चल गया आंसर कि जो ऑक्टेव्स में जो है प्रत्येक 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द वन, यानी 8वें तत्व की प्रॉपर्टी जो थी, गुणधर्म थे, वो पहले तत्व के गुणधर्म से मैच हो रहे थे। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेकिन इसमें एक चीज और देखी गई थी, क्या देखी गई थी कि इसका लिथियम का और पोटेशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास था मेरे प्यारे बच्चे, वो इस सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर आ रहा था, इन दोनों का एवरेज। कैसे आ रहा था, जैसे मैं कहूँ ये मेरे प्यारे बच्चे, लिथियम क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, 7। सोडियम क्या होता है एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम क्या होता है 39। अगर मैं इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालता हूं मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइडेड बाई 2 करके, तो कितना आ जाता है ये 46/2 बराबर में 23। यानी इन दोनों पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का, पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर जो है एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो जो है मिडिल टर्म वाले यानी सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर था इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये भी क्या था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स था। ठीक है, न्यूलैंड्स ने बताया कि मेरे जितने भी ये जैसे लाइन इन्होंने लिखी गई है, ठीक है, तो इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे इनके, तो इसमें पहले और तीसरे के जो एवरेज एटॉमिक मास था वो दूसरे वाले के एटॉमिक मास के बराबर था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि किस घटना में भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया गया था। प्यारे बच्चे, जब स्वेज नहर को खोल दिया गया था ना, जब स्वेज नहर को खोल दिया गया था, और वो स्वेज नहर को कब खोला गया था, 1869 में जब इस स्वेज नहर को खोल दिया गया था, तो इसमें जो है यूरोप, कौन कौन देश, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के बीच जो है जो समुद्री मार्ग था, एशिया के बीच समुद्री मार्ग, उसे क्या कर दिया गया था, समुद्री मार्ग को प्यारे बच्चे छोटा कर दिया गया था, समुद्री मार्ग को छोटा कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि स्वेज नहर को खोल दिया गया था, जिससे विदेशी व्यापार बढ़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ा, यात्रा का समय और जो लागत थी वो कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को जो भारत के संस्थानों पर अधिक नियंत्रण मिला। ठीक है, भारत के कच्चे माल, भारत का जो कच्चा माल था तथा ब्रिटेन से जो तैयार माल, वो आवाजाही क्या हो गई, आसान हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्बन। कार्बन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, उसने बोला कार्बन इज अ, पहली पॉइंट क्या बोला है, कार्बन इज अ मेटलॉइड इन नेचर। क्या कार्बन मेटलॉइड है, उपधातु है कार्बन? बिल्कुल नहीं है भाई, कार्बन बिल्कुल उपधातु नहीं है, बताते हैं क्यों नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कार्बन इज अ नोबल गैस। क्या कार्बन नोबल गैस है? नहीं है भाई, कार्बन नोबल गैस भी नहीं है। ठीक है, कार्बन इज अ नॉन मेटल इन नेचर, ये सही है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। क्यों है नॉन मेटल, क्योंकि भैया ये जो है 14th ग्रुप में है, और सेकंड जो है क्या है इसका, पीरियड्स में है। ठीक है, सेकंड पीरियड और 14 ग्रुप में है, इसलिए ये क्या है, ये नॉन मेटल है। ये सही है, कार्बन इज अ मेटल इन नेचर। क्या कार्बन मेटल है नेचर में? बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहा, राइट आंसर रहा। सबसे पहले बात रहा कि मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है सबसे पहले, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेटलॉइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, एक तो है आपका मेरे प्यारे बच्चे बोरोन, क्या है, बोरोन है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, बात करेंगे हम सिलिकॉन की, सिलिकॉन जो है किससे डिनोट करते हैं, हम एसआई से डिनोट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। बात करें हम जर्मेनियम की, जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम को जो प्यारे बच्चे जीई से डिनोट किया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, अर्सेनिक की बात करें, अर्सेनिक की बात करें, इसको जो है हम एएस से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 33 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेलुरियम, टेलुरियम की बात करें, टेलुरियम को जो हम टी से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो प्यारे बच्चे 52 होता है। ठीक है, एक और होता है जिसको हम पोलोनियम कहते हैं, पोलोनियम कहते हैं, जिसको हम जो है किससे डिनोट करते हैं, पीओ से, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है पोलोनियम का, 84 होता है। ये सभी क्या है, ये सभी मेटालॉइड्स हैं। देखो इसमें कार्बन का नाम आया तो नहीं है, इसलिए मेटालॉइड नहीं है। ठीक है, बात किसकी करूं मैं अब, नोबल गैसेस की, नोबल, नोबल गैस, नोबल गैस में कौन कौन से आएंगे प्यारे बच्चे, नोबल गैस की बात करूं मैं, हीलियम, हीलियम को किससे डिनोट करते हैं हम, एच ई से, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, अब बात करेंगे हम नियोन, नियोन भी क्या है, NeON होता है। ठीक है, इसको Ne से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो है 10 है, ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। आर्गन की बात करें, आर्गन को किससे डिनोट करते हैं, Ar से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। ठीक है, और भी है जैसे कि क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन भी क्या है, नोबल गैस है, क्रिप्टॉन भी क्या है, नोबल गैस है, जिसको हम Kr से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो 36 होता है। ठीक है, रेडोन, नहीं रेडोन बाद में आएगा, रेडोन से पहले एक है एक्सिनोन, XENON। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम XE से, इससे XE से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 54 आता है। अब आएगा आपका रेडोन, क्या आएगा आपका, रेडोन आएगा, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है। ये सभी क्या है, ये सब नोबल गैसेस हैं। बात करें कि नॉन मेटल्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। मतलब प्यारे बच्चे, तो नॉन मेटल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका जो है नॉन मेटल है क्या, कार्बन। अब देखो नॉन मेटल की बात करते हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं अब हम,
अब बात की जा रही है नॉन मेटल की। अब ध्यान से देखिए, नॉन मेटल में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 6 है, ठीक है। नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे, एन से डिनोट कर दिया था, एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे डिनोट कर दिया, ऑक्सीजन को 8 से, और क्या हो गया 8, ठीक है। फ्लोराइन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसकी बात करें, फ्लोराइन, फ्लोराइन को किससे डिनोट करेंगे, एफ से, एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये सब क्या है, ये सभी जो है नॉन मेटल हैं, ठीक है। इसलिए कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ठीक है, बोरोन है, ओ सॉरी ब्रोमीन है, ठीक है, सेलेनियम है, ये सब क्या है, ये सब जो आपके नॉन मेटल रहेंगे, ठीक है। और मेटल्स की बात कर ली जाए एक बार, किसकी बात कर ली जाए, मेटल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या बताते हैं, ये सब तो मेटल ही तो हैं, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है क्विट कि निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जो है किसे जाना जाता है प्यारे बच्चे, वो जाना जाता है सीधी कार्यवाही दिवस को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा कि जो सीधी कार्यवाही दिवस है उसको किसके रूप में माना जाता है, कलकत्ता हत्याकांड के रूप में माना जाता है। इसको जो है प्यारे बच्चे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। तो मुसलमानों से जो भी सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए, ये जो मुसलमानों के प्रभुत्व वाले जो पाकिस्तान की स्थापना की भी इसमें मांग की गई थी, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 16 अगस्त 1940 को जो है सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में नामित किया, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1940 को, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है, कलकत्ता हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, सीधी कार्रवाई दिवस को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि द फॉलोइंग इज द डाटा इज नॉट इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। किसकी बात कर दी, सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं यही लिखूंगा कि भैया मुझे जो है किसकी बात कर दी, यहाँ पे मिरर है, लेकिन मिरर में कौन सा है, कॉन्वेक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। किसकी बात कर दी इसने, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर दी। और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ इसमें जो है यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही नेगेटिव होगा, बाकी सारे पोर्शन जो है आपके पॉजिटिव होंगे, ये आपको मैंने बताया था किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। यू इज नेगेटिव, ऑल इज पॉजिटिव। अब यहां से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन का कहना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट की जाती है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से डिनोट की जाती है, ठीक है। और क्या दिया है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू दिया गया है, यू को किससे डिनोट कर देंगे, माइनस से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और जो भी कंडीशन अब हम लेंगे वो सब क्या होंगे, हमारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब उसने कहा साइज ऑफ इमेज क्या दिया प्यारे बच्चे, वी की वैल्यू दी है, साइज ऑफ इमेज जो है क्या दिया गया है, साइज ऑफ इमेज है आपका पॉइंट नहीं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया अब इसमें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है, चलिए इसमें जो है देखूं मैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कितनी दे दी, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर, तो इसको जो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि ओनली यू इज नेगेटिव। अब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। कितना दे दिया प्यारे बच्चे, वो दिया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या रखेंगे इसको हम, पॉजिटिव ही रखेंगे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और क्या चीज दिया गया है, और एक चीज दी गई है इसमें कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज की भी बात की गई है, और वो क्या दिया गया है, हाइट ऑफ इमेज बराबर में है मेरे प्यारे बच्चे 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों से मैं मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकाल सकता हूँ, आवर्धन क्या निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन, आवर्धन क्या होगा, हाइट ऑफ यानी प्रतिबिंब का आकार, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या होगा 2.5 बाई 10 पॉइंट से यहाँ और जीरो लगेगा, क्या हो जाएगा 0.25, मैग्निफिकेशन आगे 0.25, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, एक से छोटा है, ये भी आपको पता लगा। अब इससे आगे अगर मैं आपको बात कहूं, अगर मैं यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, मैग्निफिकेशन है माइनस का वी वाई यू, माइनस का वी वाई यू, क्यों है भाई माइनस का वी वाई यू, वो इसलिए क्योंकि सर ये मिरर की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर यहाँ मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी मेरे पास निकल के, माइनस वी की वैल्यू, तो एम की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, तो कहोगे सर आप एम की वैल्यू तो जो है कितनी दे रखी है 0.25 दे रखी है आपको, और मैं निकाल किसकी रहा हूँ, वी की वैल्यू, और यू की वैल्यू मुझे कितनी दी, आपको सर माइनस का 30 दिया गया है, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 25 या 75, तो प्यारे बच्चे वी की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर आ गई, ये क्या आ गई, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही पहले से। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना क्या है प्यारे बच्चे, उसने बोला फोकल लेंथ निकालना है, लेकिन फोकल लेंथ के लिए क्या रहेगा, फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है एफ की वैल्यू, तो एफ की वैल्यू कैसे रहेगी, एफ की वैल्यू कैसे रहेगी, मिरर फॉर्मूला, तो 1/f
1/f इक्वल्स टू में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, यही होता है। तो 1/f की वैल्यू मुझे निकालनी है, f की वैल्यू, तो 1/v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई प्यारे बच्चे, 1/7.5। ठीक है, प्लस में 1 बाई कितना, माइनस का 30, क्योंकि ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कितनी रहेगी, मैं नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे जो है 1/f की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो ये कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए, अब इनको अगर काटा जाए तो कुछ कटेंगे ये 1/30 और ये 75, हाँ काट लेते हैं एक बार इनको। ठीक है, 5 से 2 टाइम और 5 से 15 टाइम्स, प्लस में 1 बाई माइनस का 30। ठीक है, अब यहीं पे जो है 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चे, 1/10, यानी फोकल लेंथ जो कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये आप याद रखिए। ठीक है, क्लियर। कितनी आ गई फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब है इसमें जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसने कहा कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो क्या पूछा गया है, सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कहा है कि जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि 14 वर्ष तक के बच्चे, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना करना हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं कितने, 11 हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या रहेगा, बी राइट आंसर रहेगा। बात की जा रही है मौलिक मौलिक कर्तव्य। मौलिक मौलिक कर्तव्य कितने हैं प्यारे बच्चे, 11 हैं। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य के संविधान के किस भाग में है, भाग 4 के ए में है, और किस अनुच्छेद के तहत निहित हैं, 51 ए के तहत। ठीक है, इनको जो 1976 में, कब मेरे प्यारे बच्चे, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन जब हुआ था कब, 1976 ईस्वी में, तो इसमें जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इनको। ठीक है, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को मेरे प्यारे बच्चे लिया कहां से गया है, इनको जो है सोवियत संघ से लिया गया है। कहां से, सोवियत संघ, यूएसएसआर है नहीं, रूस, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। किसको, मौलिक अधिकार कर्तव्यों को। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन, कि अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन फाउंड इन, ठीक है, मैं लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है क्या, किसमें, किसमें होता है बेटे, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम एक पूर्ण युग्म। पूर्ण युग्म की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है, कौन सा होता है, एक्स एक्स जो गुणसूत्र होता है, ये प्यारे बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है एक पूर्ण युग्म है। क्या है ये पूर्ण युग्म है, और ये किसमें पाया जाता है, ह्यूमन फीमेल्स में पाया जाता है, यानी ह्यूमन वुमेन्स में है, यानी मानव माताओं में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन मैन की बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ह्यूमन मैन में जो है एक एक्स होगा और एक वाई क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जैसे एक्स, वो आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में है शायद, कि एक्स एक्स और जब एक्स वाई को क्रोमोसोम्स को जब अब क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, एक्स और वाई, यानी यानी 50% चांस होते हैं बॉयज बॉय और 50% चांस होते हैं गर्ल्स। यानी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्स एक्स आएगा दोनों का, क्या आएगा, एक्स एक्स और ये एक्स वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि लोक पावनी और भवानी दोनों नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं ये, ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम एक जल प्रपात है, किस पर, कावेरी नदी पर जो है क्या है, एक जल प्रपात है, जल प्रपात है, और वो जल प्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है, और होंगेनक्वल भी इसी पर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन और एयूपीवी। ठीक है, तो उसने कहा निम्नलिखित धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के अनुसार जो है सही ढंग क्रम में लिखना है। ठीक है, तो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज जो आपकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स हैं कौन कौन से हैं, मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो रहेगा आपका के, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम,
ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और बात होगी अब जिंक, ठीक है, आयरन, लेड, पीबी, ठीक है, फिर होगा आपका हाइड्रोजन, फिर होगा आपका कॉपर, फिर होगा मरकरी, फिर होगा आपका सिल्वर, और फिर अंत में होगा आपका गोल्ड यानी एयू। ठीक है, इनके नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, चलो फिर भी लिखे देता हूँ। ये क्या है आपका पोटेशियम है, क्या है ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है, ये जिंक है आपका, ये आयरन है, ये लेड है, LEAD होता है, LEAD, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, और Cu को किससे डिनोट करते हैं, कॉपर से, ये क्या है आपका कॉपर है, Hg क्या है, मरकरी है, ठीक है, ये है सिल्वर, और ये क्या है प्यारे बच्चे, गोल्ड। ठीक है, चलिए मैंने लिख ही दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर ऊपर देखो तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो है पोटासियम है, पहले ही नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बना लेते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा प्यारे बच्चे, पोटासियम आएगा। उसके बाद में देखो इनमें से क्या आएगा प्यारे बच्चे, इनमें से जो है सर आपको एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या आया फिर, एल्यूमिनियम आया। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर कहोगे सर उसके बाद तो Fe आएगा, कहाँ पे है Fe, ये रहा Fe, एल्यूमिनियम के बाद Fe, तो अब क्या आएगा, Fe आएगा। फिर कहोगे सर आप Pb आएगा, इसमें से क्या आएगा, Pb आएगा, कहाँ पे है पीबी, ये रहा पीबी। फिर इसके बाद क्या आएगा सर को, एयू आएगा, लास्ट में है सबसे। ठीक है, पीबी और एयू। ठीक है, पोटासियम यानी ये फर्स्ट नंबर पे आया। एल्यूमिनियम की बात की जाए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज है, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिविटी या मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी पहले बच्चे, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और ये क्या होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चे लीस्ट रिएक्टिव, लास्ट वाला क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव, और एयू जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आया था, पोटासियम आया था। ठीक है, क्या आया था प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर पोटासियम सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले पोटासियम आया। उसके बाद में प्यारे बच्चे एल्यूमिनियम की बारी आई, उसके बाद में आयरन की बारी आई, उसके बाद में लेड यानी पीबी की बारी आई। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में एयू आया। ठीक है, उसने क्या बोला था, अरेंज द फॉलोइंग मैटर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर है, पोटासियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड और गोल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है, आर्टिकल से रिलेटेड है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो प्यारे बच्चे पहले भी मैं क्लास में बता चुका हूँ, आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल 124 का भाग खंड 2 के अनुसार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल नंबर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 127 में क्या दिया गया कि तथर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, क्या दिया गया है, तथर्थ न्यायमूर्तियों की, तथर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ठीक है, और 121 का मैंने 121 में नहीं बताया क्या दिया गया, 121 में दिया गया संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, आर्टिकल 121 में क्या दिया गया है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, 124 के खंड 2 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, कि ये दिया गया है आपको कि इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर मेरे प्यारे बच्चे 118 में क्या दिया है, प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं। ठीक है, प्रक्रिया के नियम, प्रक्रिया के नियम जो है आपको दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, इसमें कहता है आपका, क्या कहता है कि इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस पेयर विल बी प्रोड्यूस अ सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यानी इनमें से पहला दिया है आपको H2SO4 और NH4OH के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाएगी, क्या अमोनियम क्लोराइड का लवण बनेगा, नहीं बनेगा। अगर अमोनियम क्लोराइड की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अमोनियम, ध्यान से समझना, अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं। अमोनियम क्लोराइड का मुझे फॉर्मूला अगर पता है तो मैं पता लगा सकता हूं, NH4Cl होता है। ठीक है, अगर इनमें से NH4Cl में किससे बना सकता हूँ, एक तो मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवश्यकता है और एक सोडियम NH4OH, किसकी, NH4OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के साथ अगर अभिक्रिया करा देता हूं, तो इसमें क्या मुझे मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मिलता है NH4Cl मिलेगा और मुझे वाटर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या है प्यारे बच्चे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है प्यारे बच्चे, NH4OH क्या है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है,
ये जो है आपका, ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो मुझे मिला वो क्या मिला? वो अमोनियम क्लोराइड ही तो मिला। ये क्या मिला मुझे? अमोनियम क्लोराइड मिला। ये क्या मिल गया? ये तो मुझे सर पता है वाटर है। ठीक है। तो जब मैंने जो क्या कहा बेटे, जब क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो है मेरे प्यारे बच्चे, जब रिएक्ट किया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड मिला और वाटर मिला। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि HCl को जो है NH4OH के साथ अब क्रिया कराई तो क्या मिल गया मुझे? अमोनियम क्लोराइड मिल गया। तो यही पूछा था कि एसिड है ये क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? ये एसिड है। आपका सर बिल्कुल सही है, ये बेस है। ठीक है, तो व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास जो यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ये। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे जो है आपको पीडीएफ नोट्स, मैं बार बार कहता हूँ, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स प्रत्येक क्लास के जो है, एवरी क्लास के जो है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। प्रत्येक क्लास की आपको क्विजेज भी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और नोट्स जो है, ये जो आपको जो सॉल्यूशन पीडीएफ, ये जो आपको जो कराया गया है, ये सब जो है आपको किस पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी सी बात करता हूँ, नोट्स बनाने की जो है आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो क्या थी कि एल्केन एल्किन और एल्काइन को लेकर जो है थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था जल्दी जल्दी में, कि एक एल्केन था। ठीक है, क्या था? यही बता देता हूँ। ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला थोड़ा गलत लिख गया था। क्या था? एक था एल्केन, एक था एल्कीन, और एक एल्काइन। ठीक है, ये ग्रुप्स हैं। एल्केन के लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो CnH2n+2 था। ठीक है, क्या था? CnH2n+2। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि इसमें शायद मैंने पिछली क्लास में इसको ऊपर नीचे कर दिया था, तो उसको जो आप दिक्कत ना लें, उसको सही कर लें नोट्स में। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2, फिर CnH2n-2 हो गया, और फिर एक और बार -2। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, ये जो है आप जरूर करना। ठीक है, ये मुझे कंफ्यूज कुछ लगा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया पिछली क्लास में, तो आप इसको जो है ठीक कर लेना। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। जय हिंद साथियों।